Hello everyone. Today we are going to talk about important topic of real analysis जो कि है जी अपना सेट थ्योरी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाला लेक्चर अपना स्पेशली मास्टर कैडर के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ मास्टर कैडर ही नहीं, इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाई अपना टॉपिक जो है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी की शुरुआत बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बातें करूं तो इसकी डेफिनेशन से हो जाए भाई कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। एक्चुअल में सेट होता क्या है, पहले थोड़ा मैथमेटिकली टर्म देख ले कि ऐसे जो होता है ना कि हाँ रट्टी रटाई बातें होती हैं जो मैथ में लिखी पड़ी हैं, पहले वो देख लेते हैं, बाद में देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अ कलेक्शन of well defined element is known as, या कह लो is called सेट। ठीक है जी, एक कलेक्शन होती है। कलेक्शन का मीनिंग क्या हो सकता है? झुंड, समूह, जो मर्जी कह लो भाई, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारी बातें कहते हैं इसके रिगार्डिंग कि कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की किसी भी सेट के अंदर। कोई भी सेट जिसकी कलेक्शन क्या हो, जिसमें क्या हो जी, एक ग्रुपिंग कर रखी हो, किनकी, किसी भी चीज की हो सकती है। एलिमेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकता है वो, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है, वो क्या होनी चाहिए जी? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। तो पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। अरे भाई, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि मेरे पास अगर किसी चीज को मैंने सेट दिखाना है तो उसके अंदर क्या आनी चाहिए? कलेक्शन आनी चाहिए। कलेक्शन का मीनिंग ग्रुपिंग होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? एलिमेंट्स की। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? एक रूल के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा कि मेरे पास कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं यही मेंशन कर देता हूं भाई कि मेरे पास क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, कि अब कह रहे हो कि सर पहले तो एक डेफिनेशन और दे दी, डेफिनेशन के अंदर एक और डेफिनेशन। ये वेल डिफाइंड का फंडा क्या आ गया कि मुझे कोई भी एलिमेंट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो चीज उस सेट में आएगी या नहीं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि इसको पहले अपन लिख लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है, कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है किसी भी सेट को। इट इज डिनोटेड बाय, थोड़ा आराम से लिखेंगे भाई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और अगर ये कैपिटल लेटर से मैं सेट को शो कर रहा हूं तो उसको लिखने का तरीका कि भाई मुझे क्या चाहिए? कर्ल ब्रैकेट चाहिए। क्या चाहिए? कर्ल ब्रैकेट। कर्ल ब्रैकेट के अंदर क्या होनी चाहिए? कलेक्शन होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होनी चाहिए? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे ही लिख दिया भाई कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए? कलेक्शन होनी चाहिए एलिमेंट्स की। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग कि किसी भी एलिमेंट को लेकर मेरे पास कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो एलिमेंट उसके अंदर आएगा या फिर नहीं, वो एलिमेंट उसके अंदर आएगा या नहीं। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर स्मॉल लेटर में एलिमेंट्स आते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी। कोई जरूरी नहीं है यही चारों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, एक्स, वाई, जेड और टी हो सकते होते हैं। इसके अंदर क्या होगी? कलेक्शन होगी एलिमेंट की, एक्स, वाई, जेड, टी। डिनोट कहां से करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट में आना चाहता है तो या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा। और जो वर्ड नहीं लिखते आप इंग्लिश वाले, मे और मे नॉट, हिंदी वाले क्या लिख देते हैं? शायद। कि किसी भी एलिमेंट को लेकर मेरे पास वो शायद वर्ड नहीं होना चाहिए। शायद वर्ड का मीनिंग कि भाई ये एलिमेंट इसमें आएगा
या नहीं, कच्चे पक्के वाली बातें। बस अगर ये चीज़ मेरे पास क्लैरिफाइड हो जाए कि वो शायद नहीं आएगा, तो वो पक्का क्या बनेगा, सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के लिए अभी वही है जी, इसके ऊपर आप एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एक आधा एलिमेंट किधर गया रहा भाई, ठीक है। एग्जाम्पल कि अगर ये कोई ए सेट है, ठीक है जी, ए कोई सेट मैं लिख रहा हूं, मोस्ट collection of इंटेलिजेंट, और भाई इंग्लिश में भी गड़बड़ाहट है भाई अपनी, तो एडजस्टमेंट कर लेना। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन क्या है कि ये इज इट सेट और नॉट, कि ये चीज सेट होगी या नहीं। अब पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो अपन लिख रहे हैं, क्या लिखा है कि कलेक्शन क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। किसमें भाई, आपकी क्लास में, मान लो जो भी क्लास है अपनी, ठीक है, उस क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या है। अब क्या जरूरी है क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट, किस बेसिस पे कह रहा हूं मैं, किस बेसिस पे कहने का मीनिंग हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो सिर्फ पढ़ाई में होशियार है, पढ़ाई में होशियार है, ना तो किसी गेम्स में उसका कोई एक्टिविटी है, ना ही उसमें कोई अनदर जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें कोई पार्टिसिपेशन है, उसमें वो टोटली जीरो है। और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो गेम्स में पूरा इंटेलिजेंट है, वो स्पोर्ट्स का प्लेयर है पूरा, लेकिन वो स्टडी में क्या है भाई, थोड़ा सा वीक है। तो उसके हिसाब से इंटेलिजेंसी, जो वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पे मैंने जो लिखा है, कौन सा भाई, इंटेलिजेंट, उसके बेसिस पे क्या बन गया, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी कोई चीज जो लिख दिया अपन ने, इंटेलिजेंसी का जो क्राइटेरिया रख दिया, वो क्या वेल डिफाइंड हो गया क्या, ये बताओ। वो वाली चीज वेल डिफाइंड हुई, मुझे तो नहीं लग रहा भाई, क्योंकि इंटेलिजेंट मैं किस बेसिस पे कह दूं, पढ़ाई में कहूं, गेम्स में कहूं। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार हो लेकिन गेम्स में ना हो, और हो सकता है कोई बच्चा गेम्स में होशियार हो लेकिन पढ़ाई में वो थोड़ा वीक हो। तो उसके बेसिस पे जो वेल डिफाइंड है वर्ड, इंटेलिजेंसी पे वर्क नहीं कर रहा भाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी कोई भी एक वेल डिफाइंड वाली टर्म नहीं है जी, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन जो होती है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मैं कोई सेट ए बी सी जो मर्जी लिखना चाहता हूं, उसके अंदर क्या आते हैं, एक्स एलिमेंट आते हैं, तो एक्स वाई जेड जो भी आते हैं वो वेल डिफाइंड आते हैं, पूरे अच्छे तरीके से डिफाइंड होके आते हैं कि वो एलिमेंट उसमें या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। और सेट को बनाने के लिए, किसी भी सेट को लिखने के लिए मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। मोटे मोटे शब्दों में कहूँ, एक तो टाइप और दूसरा रूल, ठीक है जी। कभी कभार रूल आगे लिख देता है, टाइप पीछे लिख देता है, उसके रिगार्डिंग ऐसे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ये तो चलेगा, ठीक है। कि दो ही चीज़ें हैं किसी भी सेट को बनाने के लिए। पहली चीज़ है जी टाइप, कि वो टाइप आ कहाँ से रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसका रूल क्या है, कि उसको अंदर रखने के लिए या बाहर भेजने के लिए, या तो ऐड करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए कौन सा रूल है मेरे पास, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल रखते हैं। मेरे पास क्या है जी, x है, x मेरे पास एलिमेंट है, x जैसे एलिमेंट होंगे, ये वेरिएबल है कि अपनी मर्जी से x जैसे एलिमेंट आएंगे। x कहाँ से आएगा, उसकी मैं टाइप लिख देता हूँ जी। x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे जानते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट चलने वाले नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ये ऐसे मान लो भगवान के दिए सेट है, ठीक है जी। अपने पहले से जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे उन्होंने दे दिए सेट। कौन कौन से सेट थे जो बेसिकली सीधे सीधे दे देते हैं भाई, जिनके बारे में हमें पता है। जैसे ये है पहला नेचुरल नंबर, ये भी तो सेट है,
नेचुरल नंबर। रूल टाइप क्या है कि मेरे पास पूरे पूरे नंबर है। रूल क्या है कि हर एक नंबर अपने से पहले वाले में एक जुड़ के आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से 1 से, 1 में एक जुड़ा 2 आया, 2 में एक जुड़ा 3 आया, ऐसे। फिर क्या आया जी, होल नंबर। ठीक है जी, होल नंबर। हिंदी में पूर्ण संख्याएं। ठीक है जी, हिंदी में पूर्ण संख्याएं। और तीसरा है जी मेरे पास जेड। होल नंबर में बेसिकली कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में एक नंबर ज्यादा रख देता है, कौन सा, 0। 0 से लेकर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसमें क्या है जी, नॉर्मली 0 प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे, फिर इस साइड माइनस का 1 माइनस का 2 अप टू इनफाइनाइट। ये वाले नंबर कौन से हो गए, जेड। हिंदी में पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर्स। और इसके बाद क्या आया जी, क्यू। कौन से नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पी बाय क्यू की टाइप वाले। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। और पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। फिर आता है जी क्यू कॉम्प्लीमेंट। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, किस में जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट में। और क्यू कॉम्प्लीमेंट के कॉम्बिनेशन से बन जाता है जी मेरे पास प्रॉपर एक बड़ा सेट, जिसे कहते हैं आप रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी नंबर नहीं छोड़ता भाई, 0 पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव की ओर, या ऐसे कह लो -∞ टू इन्फिनिटी। लेकिन ये वाला सेटअप थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि पता ही है फिलहाल जो बेसिक से है। ठीक है जी, यहाँ तक का। तो इसी क्वेश्चन पे थे कि कोई भी सेट को बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो टाइप, दूसरा रूल। x मेरा कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और x का मैं रूल लिख देता हूं भाई, लो 10 से छोटे। x में कैसे कैसे नंबर आने चाहिए, x कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं जो 10 से छोटे हो। तो नॉर्मली जो आप कह रहे हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो वर्ड कह रहे थे ना वेल डिफाइंड में, वो कैसे प्रूव होता। जैसे एग्जांपल के लिए x मैं उठा लूं 0, और जो आप कह रहे हैं कि भाई टाइप और रूल दोनों को फॉलो करने वाले जो भी कोई एलिमेंट आना चाहता है किस सेट में, इस ए सेट में, तो उसे 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली तो उसे टाइप में आना पड़ेगा, दूसरी उसे रूल में आना पड़ेगा। अगर दोनों की दोनों शर्तें मानेगा तभी क्या आएगा, सेट में आएगा, अदरवाइज बाहर जाएगा जी। तो देख लो भाई 0 क्या है जी, नॉर्मली देखो एक टाइप है और दूसरा रूल। वो रूल तो फॉलो कर गया क्योंकि मुझे पता है 0 किससे छोटा होता है, 10 से छोटा होता है। लेकिन 0 क्या है जी, नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं भाई। 0 पहले किस में आता है, होल नंबर में आता है। तो 0 क्या हो गया, मेरे सेट में बिलोंग करेगा या नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूं जी कोई भी एलिमेंट आना चाहिए, आने को खुले दरबार है, आ तो कोई मर्जी जाए, लेकिन आने के बाद वो सिंपल सी कंडीशन क्या है कि भाई एक तो क्या हो, वो 10 से छोटा हो, दूसरी चीज क्या हो, वो नेचुरल हो। ये 10 से तो छोटा है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो ये मेरे सेट में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन उठा लेते हैं, x की वैल्यू 4.5 उठा लें, ठीक है, 4.5 के अकॉर्डिंग फिर से वो टाइप तो फॉलो कर गया, रूल तो फॉलो कर गया कि वो 4.5 क्या होता है, 4.5 नंबर 10 से छोटा, लेकिन नेचुरल नंबर में फिर से नहीं आया। दोनों कंडीशन होनी चाहिए थी, ये गया। इसके बाद x की वैल्यू 12 उठा लो भाई, 12 के अकॉर्डिंग मुझे पता है नेचुरल नंबर तो हो गया पास, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर तो हो गया पास। लेकिन ये भाई साहब बेचारे कह रहे हैं, ए सेट वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई 10 से छोटा हो जा, बड़ा नहीं चाहिए। ये तो बड़ा है, तो यहां पे फेल हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। इसका मीनिंग कोई भी एलिमेंट आएगा, या तो मैं क्या कहूंगा कि वो एलिमेंट मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एंटर करेगा या फिर एग्जिट करेगा। फिलहाल अपन ने 3 केस डिस्कस किए, तीनों के तीनों क्या कर गए, एग्जिट। एक आधा एग्जांपल ऐसा उठा लो भाई 2 उठा लो, 2 के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर भी है और 10 से छोटा भी है, तो पक्की बात है मेरा 2 किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को बिलोंग करेगा। और कोई कह दे कि सर ऐसे तो और भी नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, 10 से छोटे। इसका मीनिंग मेरे पास टेस्ट करने के लिए इनफाइनाइट नंबर हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर के हिसाब से मुझे पता है अब कितने सारे नंबर तो रिजेक्ट ही मार देगा, क्योंकि मेरा सेट जो है अपनी औकात दिखाते हुए कह रहा है कि भाई मैं एक तो नेचुरल नंबर होना चाहता हूं,
दूसरी चीज क्या है, 10 से छोटा। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने कह दिया नेचुरल नंबर ही चाहिए तो होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल या बाकी रियल नंबर मैं क्यों टेस्ट कर रहा हूं? पहले ही फिल्टर कर दूं कि भाई नेचुरल नंबर मांग रहा है तो कोई और नंबर क्यों उठा रहा हूं, ये क्यों उठाया, ये क्यों उठाया, पहले ही फिल्टर कर लेंगे। पॉइंट वाले नंबर आते नहीं नेचुरल में, क्यों उठा रहे हैं। दूसरी कंडीशन इससे फॉलो हो जाएगी कि भाई 10 से छोटे मांग रहा है तो 10 से बड़े नेचुरल नंबर उठा के क्या फायदा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सेट होगा 10 से सारे नंबरों को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। वो सिर्फ कौन कौन से नंबर उठाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा 9, क्योंकि उसे 10 के बराबर नहीं चाहिए एलिमेंट, 10 से क्या चाहिए, छोटे। तो इस चीज को दोबारा भाई कि अगर मेरा सेट था ए, टाइप थे नंबर, उसमें क्या आने थे, एक्स आने थे। एक्स किसको बिलोंग कर रहा था भाई, नेचुरल नंबर, और किससे छोटा, 10 से छोटा। तो ये कर्ल ब्रैकेट के अंदर ये इस तरीके से सारे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट आया, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि भाई मुझे पता है कि सिर्फ यही 9 नंबर आएंगे जो मेरे सेट में आएंगे, 9 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है, कितना भी टेस्ट कर लो, चाहे कह दो सर 100 ले आओ, 100 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वही वो किस में नहीं आएगा, 10 से छोटा नहीं आएगा। कोई कह देगा सर ऐसा कर लो, अंडर रूट में कोई मर्जी नंबर उठा लो, कौन सा उठा ले भाई, 125 उठा लो, ठीक है, 125 आपने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं 125 कहूं तो 125 मुझे पता है भाई 100 अंडर रूट कितने पे होता है, 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो ये 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग 10 से बड़ा हो गया भाई, 10 से बड़ा कोई भी नंबर। और दूसरी बात है, ये क्या जी नेचुरल नंबर में आता है क्या, ये ना तो टाइप फॉलो करेगा और ना ही किसे फॉलो करेगा, रूल। तो मेरा वेल डिफाइंड वाला सारा कंसेप्ट यहां पे क्लियर होने को आता है कि मेरा नंबर क्या होगा, या तो एंटर करेगा या फिर सीधा एग्जिट करेगा। वो जैसे कहते हैं ना कि दरवाजे पे नहीं रुकेगा, या तो एंट्री या एग्जिट, बीच में रुकने वाला काम नहीं है। और बीच में रुकने का काम हो गया तो समझो मे और मे नॉट आया, और मे नॉट आया तो समझो भाई सेट नहीं बनेगा, सेट कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि सेट बनाने के लिए उसे वेल डिफाइंड होना होगा कि एलिमेंट टेस्ट होने के लिए कोई भी आए, लेकिन वो क्या करेगा, या तो रख लेगा या फिर एग्जिट मार दिया। तो ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को सारा टॉपिक। कौन सा, सेट की बेसिक डेफिनेशन की क्या होती है, सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का होगा, और उसके हिसाब से इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर क्या लिखा जाता है, एक्स वाई जेड टी जो मर्जी कह लो, वो है क्या होते हैं, एलिमेंट। और ये जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, ए सेट को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये मेरा ए सेट था, यही था ए सेट मेरा क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो भी कौन सा, नेचुरल, 10 से छोटा। ये एक तरीका इसी सेट को लिखने का, बेसिक सा लिख दिया, उसके बाद मैंने उसी सेट को दोबारा लिख दिया। लेकिन अब क्या है जी, इसमें तो कहीं पे भी मैंने आंसर नहीं लिखा भी कौन कौन से नंबर आएंगे, सिर्फ एक टाइप और रूल के हिसाब से फंक्शन सा लिख दिया। लेकिन इसमें क्या लिख दिए, एलिमेंट लिख दिए सीधे कि मेरे सेट में आएंगे क्या। तो इसी से आगे चलते हुए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है भाई। सेट की रिप्रेजेंटेशन हमें बेसिकली पता है जी, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला कौन सा, सेट को बिल्ड करने वाला काम। सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड तो यही कर रहा है भाई, इसमें तो सीधे एलिमेंट आए हैं, तो ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली फॉर्म रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं, लेकिन आप रोस्टर फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है जी, दो फॉर्म लिख ली अपन ने, कौन कौन सी, पहली
सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी रोस्टर फॉर्म, कि मुझे पता है कोई भी सेट जिसको लिखने का एक बेसिक तरीका हो जिसमें मैं एलिमेंट नहीं लिख रहा, सिर्फ एक जर्नल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जिसमें एक जनरल डेफिनेशन हो, उसे कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं उन्हीं बेसिक डेफिनेशन से एलिमेंट ढूंढ के लिख दूं, उसे क्या कहा जाएगा, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है जी। और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए मैंने पहले भी बताया दो ही बातें होती हैं, एक तो जर्नल एक्स है, उसके बाद एक टाइप होती है, और दूसरा रूल, या फिर रूल और टाइप, या फिर टाइप और रूल। तो इस तरीके से मैं सेट को डिफाइन करता हूं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड का मीनिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट के लिए। और इसको लिखने के दो तरीके होते हैं भाई, एक तो कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट को बिल्ड करती है, और दूसरी फॉर्म कौन सी, रोस्टर फॉर्म, जिसमें सीधे सीधे एलिमेंट की कलेक्शन लिखी जाती है कि एलिमेंट कितने आएंगे। क्लियर है जी। इसके बाद चलते हैं आप अगले वाले टॉपिक पे कि सेट के हिसाब से आगे क्या क्या चलता है। तो अगर सेट है तो आगे आता है जी टाइप्स ऑफ सेट। उसमें सबसे पहली टाइप, हालांकि सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं भाई। कल आप इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो मास्टर कैडर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे ट्राई करेंगे सेट थ्योरी के बेसिस पे। आज वाले टॉपिक में सिर्फ इनकी डेफिनेशन और इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें क्या ना हो जी, कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट। एम्प्टी का मीनिंग खाली, सेट का मीनिंग कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड। इसका मीनिंग कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई रूल जरूर होगा, जिसके कारण मेरे सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, एग्जिट। इट मीन जितने एलिमेंट आएंगे, एग्जांपल ए सेट लिख दिया, एक्स है, एक्स लेस देन 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, ये है जी। रूल लिख दिया और टाइप लिख दी। रूल कहता है जी एक से छोटा, लेकिन टाइप कहती है कि उसे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब मेरे पास टेस्ट करने के लिए इतने एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जितने भी एलिमेंट जाएंगे वो सारे के सारे नेचुरल हैं जी। इतने सारे एलिमेंट मेरे पास इनपुट देने के लिए हैं। क्या देने के लिए हैं, इनपुट। तो सोचो अगर मैं इन्हें इनपुट दे रहा हूं, लेकिन रूल कहता है जी एक से छोटे, क्या इनमें कोई एक से छोटा एलिमेंट है सारे सेट में, नहीं है जी। तो मेरा सारा सेट क्या आएगा, खाली। सारा सेट क्या आएगा, खाली। और इसे बेसिक नोटेशन में फाई लिखा जाता है और इसे कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी कलेक्शन अगर इसको लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं कि एनी रूल, या फिर ऐसे कह लो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या कर जाए जी, एक्सक्लूड कर जाए, उसे क्या कहा जाएगा, एम्प्टी सेट कहा जाएगा। सारे के सारे जानते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन में इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे भाई, कि कोई भी कलेक्शन होगी जिसके कारण कोई रूल होगा, वेल डिफाइंड रूल होगा, जिसके कारण सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। सारे के सारे एलिमेंट ही वो सेट क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। वो क्या कहलाता है जी, एक एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है जी। दूसरा आता है जी सिंगलटन सेट। ठीक है जी। ऐसा सेट, सिंगलटन वर्ड से ही समझ आ रहा है, सिंगल वर्ड से ही समझ आ रहा है, सिंगल आजकल के नौजवानों की तरह। ठीक है जी। एक ऐसी कलेक्शन जिसके कारण सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता हो, ऐसी कलेक्शन जिसके कारण, ऐसा रूल जिसके कारण सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता हो। सॉरी कलेक्शन, बार बार कलेक्शन वर्ड आ रहा है, लेकिन एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट is known as a singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाए। लो भाई इसको भी डिफाइन करने का तरीका ही है। x है, x प्लस 1 क्या आएगा,
5 और x किसको बिलोंग करता है जी, नेचुरल नंबर। देख लो भाई, x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और x + 1 = 5 को अगर मैं सॉल्व करना भी चाहूँ तो x में क्या आएगा जी, 4 ही आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, तो 4। तो a सेट में क्या आया, 4 आया। a में क्या आया, 4 आया। तो ये मेरा क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, सिंगलटन सेट। और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, और ये टेबुलर या रोस्टर, और ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है जी। और इसके बाद 2 डेफिनेशन और है बेसिक सी। एक तो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में अगर फाइनाइट हो तो उसे क्या कहा जाएगा, फाइनाइट सेट। और एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाए जी, इनफाइनाइट आ जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल ये लो भाई, फाइनाइट सेट जैसे ये है, कोई रूल तो होगा, कोई तो टाइप होगी जिसके कारण से 3 एलिमेंट ही मिले हैं। ये क्या हो गया, फाइनाइट का एग्जांपल। और ये बी लिखने की बजाय W, होल नंबर। होल नंबर की कलेक्शन अपने आप में क्या होती है भाई, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर की कलेक्शन भी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये सारे सेट क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। क्लियर है जी। और उसके बाद 2 डेफिनेशन एक्स्ट्रा। पहली, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मीनिंग एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट के इक्वल आ जाए। एक ऐसा सेट दूसरे सेट के जो इक्वल आ जाए उसे क्या कहा जाएगा, इक्वल सेट। और एक अनदर डेफिनेशन, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है जी। ये 2 चीजें होती हैं, और एक इक्वल। थोड़ा सा डिफरेंस समझें। इक्विवेलेंट का मीनिंग, इक्विवेलेंट करने से पहले कि अगर मुझे बताना हो कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो ये n ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। n ऑफ ए का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो कि कितने हैं, 3 है। कभी कभार इसे ऐसे भी शो कर देता है, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ ए भी शो कर देता है, कोई भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाली टर्म यूज़ करता है कि n ऑफ ए का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 3 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, 2 सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। 2 सेट आर said to be equivalent if they have same number of element। कि अगर किन्हीं 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे ये A है जिसमें A 1 2 3 है, कोई B सेट दे दूं जिसमें X Y Z हो, उसमें भी 3, इसमें भी 3, तो उन सेट को कहा जाता है, ऐसे सेट को A क्या है जी, इक्विवेलेंट है B के। और दूसरी चीज क्या है जी, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है कि जो जो चीजें एक सेट में हैं वही चीजें किस में होनी चाहिए, दूसरे सेट में होनी चाहिए, तो उस सेट को क्या कहा जाता है, इक्वल सेट। और एक छोटी सी चीज और है भाई, सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं अलाउ होती। सेट के अंदर कभी भी क्या नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होती। सेट में हमेशा क्या लिखता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट। उसमें क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ऐसे सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे मैं लिख दूं, इसी में लिख दूं, जैसे x x x, कोई रूल होगा जिसके कारण ये 3 x आए, लेकिन ये एक्चुअल में 3 एलिमेंट नहीं है भाई, ये क्या है, सिंगलटन x ही है, इसमें रिपीटेशन नहीं चलती। सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं करता। क्लियर है जी। तो यहाँ तक अपनी बेसिक सी डेफिनेशन जो होती है सेट के बारे में, एक जो नॉर्मल सी डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसके बारे में आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आप चलते हैं जी इसके नए वाले टॉपिक पे, जिसे आप सबसेट का नाम देते हैं। ठीक है जी, सबसेट। ठीक है, नए वाले पेज से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक है भाई सबसेट। ठीक है जी, सबसेट। सबसेट की बेसिक सी डेफिनेशन हम सभी जानते हैं कैसे होती है। अ सेट ए, कोई भी सेट ए इज said
टू बी सबसेट ऑफ एनी सेट बी। ठीक है जी। इफ every element of A must belong to set B, और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, A क्या होता है जी, B का सबसेट होता है अगर A का हर एलिमेंट कहाँ होना चाहिए भाई, B में। किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए सिंपल कंडीशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A x मस्ट बिलोंग्स टू B। अगर कोई भी एलिमेंट है जो A का, जर्नल एलिमेंट x कह दिया, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल का मीनिंग सारे के सारे एलिमेंट जो A में हैं वो B में होने चाहिए, तो मैं A को क्या कह दूंगा, B का सबसेट कह दूंगा। क्या कह देंगे जी अपन, B का सबसेट। और एक डेफिनेशन और होती है, एक डेफिनेशन और होती है कि इसी चीज को अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो A को B का सबसेट। एक डेफिनेशन तो ये होगी, और एक दूसरी डेफिनेशन होती है निगेशन वाली। निगेशन से भी प्रूफ होता है। निगेशन का मीनिंग कंट्राडिक्शन के, कि अगर A में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर मेरा कोई भी x A में नहीं आ रहा तो वो पक्की बात है B में भी नहीं जाएगा। अगर मैं कहना चाहता हूं कि A को B का सबसेट दिखाना है तो एक कंडीशन तो ये कि मैं शो कर दूं A के सारे एलिमेंट B में जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर A में कुछ नहीं जाएगा तो B में भी कुछ भी नहीं जाएगा। इस कंडीशन से ही प्रूव हो सकता है। इस कंडीशन से दो चीजें प्रूव होती हैं, ये दो कंडीशन है ना। इसका मीनिंग अगर दोनों सेट ही A ले लूं तो मुझे पता है फॉर ऑल A x बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A x मस्ट बिलोंग्स टू A। अगर B की जगह मैं A रख लूं तो A के सारे एलिमेंट A में तो जाएंगे, A के सारे एलिमेंट खुद A में तो जाएंगे। तो इसका मीनिंग यहां से सीधा सीधा प्रूफ हो जाता है कि A क्या होगा, सबसेट होगा जी, किसका, खुद का। तो यहां से एक बेसिक सी डेफिनेशन मिल जाती है जी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरी कंडीशन यहां से कि अगर A में कुछ भी नहीं जाएगा तो पक्का B में भी कुछ भी नहीं जाएगा। इसी का उल्टा करके देख लो कि अगर A में कुछ जाएगा तो वो B में श्योर है जाएगा ही जाएगा। अगर A में नहीं जाता तो B में भी नहीं जाएगा, अगर A में आएगा तो पक्का B में जाएगा। तो इसी कंडीशन को प्रूव करते हुए अगर मैं A सेट को फाई ले लूं, फाई का मीनिंग खाली, तो खाली का मीनिंग क्या है कि x में कुछ भी नहीं जाएगा। x मेरा एलिमेंट जो भी जर्नल है वो कुछ भी नहीं जाएगा किसमें, फाई में। तो पक्की बात है भाई B दूसरे में भी तो नहीं जाएगा। अगर वो पहले में नहीं जा रहा तो दूसरे में भी कहाँ पहुंच पाएगा। कंडीशन है कि अगर वो पहले में आएगा तभी टेस्ट होता है कि वो दूसरे में है या नहीं। अगर है दूसरे में वो चीज फिर तो सबसेट हो गया, अगर नहीं है तो वो सबसेट नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर ये कह दे कि फाई है तो निगेशन वाला तरीका कि A में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि A कितना है, फाई में कुछ भी नहीं होता, तो x A में नहीं जाएगा तो किस में नहीं जाएगा, B में। तो इसका मीनिंग फाई क्या हो गया, सबसेट हो गया B। और B पे कोई कंडीशन भी नहीं है, B कुछ भी हो सकता है। तो यहां से एक डेफिनेशन और निकल गई। पहली डेफिनेशन क्या कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरी चीज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो डिफाइन हुआ भाई दो चीजें। जैसे ही सबसेट आया, सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, अगर पहले सेट का हर एलिमेंट किस में जाए, दूसरे में, या फिर अगर वो पहले में नहीं जाएगा तो दूसरे में भी नहीं जाएगा।
अगर पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, अभी अभी प्रूफ किया कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन निगेशन वाली कंडीशन से ये भी तो कह रहे हैं कि अगर ए में नहीं जाएगा तो बी में भी नहीं जाएगा, ए में नहीं जाएगा तो बी में भी पक्का नहीं जाएगा। इट मीन्स अगर कोई चीज ए में आएगी तभी टेस्ट की जाती है, अगर वो पहले ही फाई हो, फाई का मीनिंग खाली, खाली में कुछ भी नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, किसका, बी का। तो यहां से बेसिक डेफिनेशन एक और बन गई कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है हर एक सेट का। क्या होता है जी, एम्प्टी सेट सबसेट हर सेट का। तो बेसिकली अगर मैं कह दूं जी कि ये मेरा ए है 1 2 3, ये मेरा बी है 2 और 3, तो कौन किसका सबसेट है? तो देखने से पता चल रहा है भाई कि बी सेट सारे का सारा किस में है, ए में है। बी सेट सारे का सारा किस में है, ए में है। तो बी क्या हो गया जी, सबसेट हो गया ए का, ना कि ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए में एक एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ ए के पास है लेकिन किसके पास नहीं है, बी के पास। किस में नहीं है वो कौन सा है, 1 क्योंकि ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ए को मैं बी का सबसेट नहीं कहूंगा लेकिन बी को ए का सबसेट कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं ए से ही सारा सबसेट बना सकता हूं। कितने का बन सकते हैं, अगर कोई याद है सर 2 3 बी है जो वो ए का सबसेट है, तो सेम टू सेम कोई ना कोई मैं सी उठा लूंगा, जैसे 1 2 भी तो आएगा, 1 2 क्या आएगा, 1 2 का सेट किस में आएगा जी, ए का सबसेट। तो ऐसे कितने बन सकते हैं, तो वही बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो सबसे आसान वाला वही जो पिछले टैब में मैं कह के आया हूं, ये रहा, एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक का सबसेट। तो ये तो आएगा, हर एक सेट में आएगा। दूसरा, अब पहले सिंगल सिंगल वाले उठा लो, जैसे 1 हो गया, 1 भी तो आएगा। अगर मैं इसे A1 कह दूं, इसे A1 कह देते हैं और इसे अपा A2। कोई कह देगा सर 2 उठा लो, मान लो इसे A3, 3 उठा लो, इसे कह दिया A4। सिंगल सिंगल वाले पूरे हो गए, 2 2 वाले उठा लो, ये कौन बन गया, A5। फिर 1 3 वाला उठा लिया, ये क्या हो गया, A6। फिर 2 3 उठा लिया, ये हो गया A7। और फिर आखिरी में खुद ब खुद भी तो आएगा, पिछले टैब में ही पढ़ा है भाई, डेफिनेशन देख लो चाहे, ये रही, एवरी सेट क्या होता है, सबसेट। तो ये भी तो सबसेट होना चाहिए, तो टेस्ट भी कर सकते हो। 5 ऑटोमेटिकली, ए 8वां, ये भी ऑटोमेटिकली, ये वाला सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, इसके भी हैं, इसके भी। तो ऐसे सिर्फ यही 8 आएंगे, कोई और थोड़ी ना आएगा। बारी बारी से तो बना दिए मैंने, ए से ही उठाए एलिमेंट और नए सेट बनाने शुरू कर दिए। ए से एलिमेंट उठाए और क्या कर दिए जी, शुरू कर दिए नए सेट बनाने। जैसे पहले फाई, फिर सिंगल सिंगल वाले, फिर डबल डबल वाले, फिर आखिरी वाला कौन आ गया, वो 3 खुद आ गया। ठीक है जी, 3 एलिमेंट वाला सेट वो खुद आ गया। और ऐसे कितने सेट बन गए, टोटल सबसेट कितने बन गए, 8। लेकिन 8 को 8 लिखने की बजाय क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 पावर 3। ये 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है। वो 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर कोई कह दे कि नहीं सर हमें तो अभी भी नहीं पता चल रहा, कोई और एग्जांपल भी उठाओ कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि हर बार 3 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ही आएंगे। और उठा लो भाई, ये लो एक्स वाई, पहले 3 एलिमेंट उठाए, अभी 2 उठा लेते हैं। तो पहला क्या आएगा 5, फिर सिंगल सिंगल वाले, कोई कह देगा सर एक्स, दूसरा कह देगा वाई, और आखिरी आ गया दोनों वाला। लो जी, कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। और 4 को लिख सकता हूं मैं, 4 की पावर 1 है, और मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। और 2 पावर का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो टोटल, इसी से डेफिनेशन फॉर्मूला बन गया भाई, टोटल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट हैविंग एन एलिमेंट।
फाइनाइट के केस में ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n। तो मैं कह सकता हूं अगर 2 एलिमेंट आए तो मेरे पास क्या आ गए 4 सबसेट आए, 3 एलिमेंट आएंगे तो मेरे पास कितने आएंगे 3 एलिमेंट के हिसाब से 8 आएंगे। तो अगर 4 रख दूं तो 16 आने चाहिए। करके देख लेना भाई, मजदूरी अपने आप करना भाई। पहले 5, फिर सिंगल सिंगल वाले, फिर डबल डबल वाले, फिर ट्रिपल वाला, फिर 4 वाला, वो खुद आएगा। कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ट्राई करके देख लेना, ठीक है जी। 16 के 16 ही आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे किसी भी सेट में जिसके पास n एलिमेंट हो, वो क्या आएगा 2 पावर n। वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट हैविंग n एलिमेंट इज नोन एज 2 पावर n। क्लियर है जी। कितने एलिमेंट आएंगे, कितने सबसेट आएंगे 2 पावर n। क्या आएंगे जी 2 पावर n। और इसी के बाद अगर ये जितने भी सेट थे, जैसे ये 2 वाला था, अभी भी लिखा था x, y, तो पहला आया 5, सारे सबसेट लिख लो। पहला आया 5, दूसरा आया सिंगल x, तीसरा आया सिंगल y, और चौथा आया x, y। अगर इन चारों के चारों सेट को एक नए सेट में रख दूं, नया सेट बन गया भाई, नया सेट तो बन चुका है। तो नए सेट के अकॉर्डिंग ये देख लो भाई, 4 सेट जितने भी सबसेट बने थे उन सबसेट को एक ब्रैकेट में रख के मैंने बड़ा सेट बना दिया। और इस बड़े सेट को क्या कहा जाता है जी पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। कलेक्शन क्या होती है जी ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। क्लियर है जी। तो पावर सेट क्या हुआ बेसिकली एक ऐसी कलेक्शन हुई जिसके अंदर मैंने सारे क्या रखे हैं जी सबसेट रख दिए। और सबसेट कितने आएंगे भाई वो मुझे पता है, जितने पावर उसके पास एलिमेंट होते हैं 2 की पावर उतनी कर दूं वो क्या आते हैं सबसेट। तो इसका मीनिंग 2 की पावर n क्या आते हैं सबसेट आते हैं। किसमें, जिसमें n एलिमेंट हो। तो उसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट आएंगे 2 की पावर n ही आएंगे। तो मैं कह दूं n ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या आएगा 2 की पावर n इफ a हैज n एलिमेंट। a के पास कितने एलिमेंट हों, अगर n एलिमेंट्स हों तो उसमें क्या होगा 2 की पावर n क्या आएंगे पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। क्या आएंगे जी नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये तो हुआ जी फंडा सबसेट का और पावर सेट का। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। जैसे ये x y, ठीक है, कभी कभार वो डैश लगा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ भाई इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें से कौन सा ट्रू है। जैसे ये है, मैं लिख दूं ये है पहला ऑप्शन, ये है x बिलोंग करता है a में, दूसरी चीज ये, ठीक है जी x इज अ सबसेट ऑफ a। तो बेसिकली ऐसे 2 स्टेटमेंट दे के वो कह देगा पहला सही है, फिर कह देगा दूसरा सही है, फिर कह देगा जी दोनों सही है, फिर कह देगा चौथे ऑप्शन में कोई भी नहीं सही है। तो इसमें से क्या होगा कि मुझे पता है किसी भी सेट में किसी चीज को उस सेट का एलिमेंट कहने के लिए उस सेट में वो चीज डायरेक्ट दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x मुझे पता है कि x और y 2 ही एलिमेंट है a में, तो मैं ऐसे लिखूंगा x किसको बिलोंग करता है a को, y भी किसको बिलोंग करता है a को। तो नॉर्मली सोच के देखो ये तो बिलोंग का सिंबल x और y के लिए आना था, ये तो सबसेट का सिंबल है, ये तो सब छोटा सेट बन गया। इसमें से एक एलिमेंट उठाया उसको ब्रैकेट में रखा, अगर ब्रैकेट में रखा तो ये छोटा सेट बन गया। तो छोटा सेट a को थोड़ी ना बिलोंग करता होता है, छोटा सेट तो सबसेट होता है। तो सबसेट के हिसाब से क्या सही हुआ, सिर्फ ये बड़ा कि x क्या आएगा सबसेट आएगा a का, x क्या आएगा जी सबसेट क्या आएगा a का आएगा। या फिर ऐसे कह देगा कि अगर a में 3 एलिमेंट है, a में क्या है 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेगा जी किसमें
पावर सेट में। तो पावर सेट में कितने आएंगे भाई, मुझे पता है पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, उतने ही एलिमेंट आते हैं जितने उसके सबसेट बनेंगे। सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, कितना आया 8, कितना आ गया जी 8 आया। तो 2 की पावर 3 के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट के अकॉर्डिंग सीधा सीधा कह सकता हूं कि पावर सेट में कितने आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि पावर सेट में कुछ और नहीं आता, सीधे सीधे क्या आते हैं, सबसेट आते हैं। क्या आते हैं जी, सबसेट आते हैं। तो डिफाइन हुआ भाई सबसेट और पावर सेट में। पावर सेट में सिर्फ कलेक्शन होती है किनकी, सबसेट की। और सबसेट कैसे बनते हैं, किसी भी सेट को उठाएगा, उसमें से कुछ एक एलिमेंट उठाए और उसका नया सेट बना दिया, वो क्या बन गया, सबसेट बन गया। क्या बन गया जी, सब सेट बन गया। इसके बाद वाले टॉपिक में देखते हैं भाई अपा क्या कुछ बनता है, ठीक है। और सबसेट के अकॉर्डिंग ये 2 चीजें और थोड़े से कई बार लिख देता है भाई। पहला प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर। ये भी थोड़ा सा देख लेना भाई, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी सेट है अगर A, तो उसमें मैं नॉर्मली उसके सबसेट बनाऊं तो फाई, फिर सिंगल वाले, फिर डबल वाले, फिर वो इटसेल्फ भी आता है, आखिर में कौन आता है, इटसेल्फ, है ना। ऐसे बनते हैं सबसेट। तो इसमें जो इटसेल्फ होता है, तो सारे के सारे सबसेट जितने भी मेरे पास ए आई, मान लो A1 A2 A3 अप टू AN आएगा, इसमें से सारे के सारे एक सेट ऐसा जरूर होता है जो खुद के बराबर आता है। पहले अपन फाई उठाते हैं, फिर सिंगल सिंगल वाले, फिर डबल डबल वाले, फिर ट्रिपल ट्रिपल वाले, और आखिर में चलते चलते वो इटसेल्फ आ जाता है। उस इटसेल्फ वाले सेट को क्या कहा जाता है, द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, जैसे पिछले वाले में अपन ने बनाए थे, ए को क्या रखा था, x, y, तो सबसेट क्या होना है, फाई सिंगलटन x सिंगलटन y, फिर इटसेल्फ आया x, y। ये तो कुछ और नहीं है, a ही तो है। तो इस सेट को कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहा जाएगा जी, इम्प्रॉपर सबसेट। तो बाकी बचे कौन से आएंगे, प्रॉपर। बाकी बचे कौन से आएंगे, प्रॉपर, ठीक है जी, प्रॉपर सबसेट। तो किसी भी सेट में जो सेट उस ओरिजिनल सेट से छोटे सेट होते हैं, छोटे सेट को क्या कहा जाता है, प्रॉपर, और वो इटसेल्फ वाले सेट को क्या कहा जाएगा, इम्प्रॉपर। तो क्वेश्चन वो पूछ लेता है जी, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं, अगर ए के सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, क्या होंगे जी, प्रॉपर सबसेट। मुझे पता है जी सारे के सारे कितने होने चाहिए थे, 2 की पावर 4, कितने 16, और 16 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 16 15 प्लस 1। 15 प्लस 1 का मीनिंग क्या है कि ये एक सेट इटसेल्फ होगा, तो ये इटसेल्फ वाला क्या होगा, इम्प्रॉपर। इटसेल्फ वाला क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी 15 क्या होंगे, प्रॉपर। तो अगर वो पूछ रहा है प्रॉपर, तो प्रॉपर वाले कितने निकलते हैं भाई, हमेशा प्रॉपर वाले निकलते हैं 2 की पावर n-1, और इसमें क्या निकलता है 1, क्योंकि इम्प्रॉपर कौन होता है, इटसेल्फ होता है। तो प्रॉपर कितने होंगे, सारे होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। एक किसको, इम्प्रॉपर को। तो प्रॉपर वाले कितने निकलेंगे, 2 की पावर n-1, ये क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर ओनली सिंगल 1। क्लियर है जी सभी को, ओके है। आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं कि मेरे पास अभी तक क्या हो चुका है, सेट हो गया, फिर हो गया टाइप्स ऑफ सेट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया, टाइप्स ऑफ सेट के बाद नॉर्मली सबसेट हो गया, और इसके बाद पावर सेट हो गया, ठीक है जी, पावर सेट हो गया। अभी अपन नॉर्मल सा अलजेब्रा, जो सभी को पता ही होता है कि अलजेब्रा ऑफ सबसेट सेट क्या होता है,
कि अगर मैं दो सेट को ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो वाला सिस्टम कैसे चलता है। तो उसी के बेसिस पे पहली टर्म आती है भाई यूनियन ऑफ सेट्स। अगर दो सेट हैं, दो सेट का यूनियन किससे डिनोट किया जाता है, यू वर्ड से, और इन्हें ऐसे लिखा जाता है ए यूनियन बी। और इसमें क्या लिखता है, कलेक्शन होती है दोनों के सेट की। अगर ए सेट है मेरे पास कोई भी और बी सेट मेरे पास कोई भी सेट होता है, तो ए यूनियन बी में क्या आता है, दोनों की कंबाइन कलेक्शन हो जाती है। कलेक्शन ऑफ बोथ या सेट इज नोन एज, collection of both set is known as a union of set। ठीक है जी, उन दोनों सेट की कलेक्शन को ही क्या कहा जाएगा, यूनियन कहा जाएगा उस सेट का। क्लियर है जी, क्या कहा जाएगा, यूनियन कहा जाएगा। इसके बाद क्या है, जैसे मैं ए सेट लिख दूं 1 2 3, बी सेट लिख दूं 4 5 6, एक आधा एलिमेंट आप कॉमन भी रख ही लेते हैं, क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ए यूनियन बी में क्या आता है कि दोनों सेट के कंबाइन कलेक्शन हो जाती है। 1 2 3 तो था ही, लेकिन मुझे पता है भाई 2 2 दोनों में आ गया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन सेट में आप कभी रिपीटेशन करते नहीं जी। अगर सेट में रिपीटेशन नहीं है तो 1 2 3 उसके बाद सीधा 4 5 6, ये क्या आ गई, उसकी यूनियन वाले सेट की कलेक्शन आ चुकी है। सिमिलरली दूसरा वर्ड आया इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसे बेसिकली ऐसे कह लो कॉमन एलिमेंट। नॉर्मली क्या कह लेंगे अपन, कॉमन एलिमेंट। क्या कह देंगे जी, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट के हिसाब से कि जैसे यही दो सेट थे, तो ए यूनियन बी, और इसे डिनोट किया जाता है ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसमें मुझे पता है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो भी कौन सा, 2। तो 2 क्या आ गया भाई इंटरसेक्शन में, यूनियन में 1 2 6 आया। और दूसरा एक और चीज होती है भाई यूनिवर्सल सेट। टाइप्स ऑफ सेट में अब पहले आई थिंक स्किप हो गया, यहाँ कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया कि एक बड़ा सेट में से जितने भी सेट छोटे सेट उठाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे यही है, इसके अगर मैं सबसेट बनाना चाहूँ तो मेरे पास कितने बनेंगे भाई, 16। उन 16 के हिसाब से ये वाला सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उस सेट के सबसे बड़े वाला सेट होता है जिसमें से बाकी सारे सेट उसके सबसेट होते हैं। फॉर ऑल सबसेट क्या होते हैं जी, यूनियन सेट के सबसेट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं जी, यूनियन के सबसेट ही माने जाते हैं। जैसे मैं कह लूँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्यूब, ठीक है जी, ये वाले सारे सेट अगर हैं तो इनके हिसाब से यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, आर बनेगा। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर नॉर्मली क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट मान सकता हूं मैं। अगर वो पहले से मेंशन कर देगा तो अलग बात है, ठीक है जी। मेंशन भी कर देते हैं कभी कभार, अपने को पहले से अंडरस्टूड होता है, ठीक है जी। तो ये आ चुका है मेरे पास नॉर्मली। कौन कौन सी चीजें अपन ने पढ़ ली, अभी इंटरसेक्शन पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, अब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके लिए पहले वो यूनिवर्सल सेट देगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ए सी से डिनोट किया जाता है, और ये बेसिकली कुछ नहीं होता, यू में से माइनस कर देगा, हटा देगा सारे का सारा ए। और इनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन जो हमें पहले से पता होती है, कौन सी, वेन डायग्राम वाली। कौन सी, वेन डायग्राम वाली। तो कॉम्प्लीमेंट, अगर मेरे पास ए सेट है, मेरे पास ए सेट मेरा, ये मेरा ए सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट
रुक जाओ भाई, जैसे ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट नॉर्मली ये वाला सारा सेट क्या होगा बाहर, u अगर मेरा u ये वाला है तो a मेरा अंदर वाला था, तो u में से a हटा दिया तो ये येलो लाइन वाला हिस्सा, दूसरे ये छोटी लाइन वाला हिस्सा नॉर्मली क्या मिल गया मुझे, a का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। क्या मिल गया जी, a का कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है। ठीक है जी, a का कॉम्प्लीमेंट क्या आया कि u में से क्या माइनस कर दूंगा, a हटा दूंगा, u में से क्या माइनस कर देंगे, a। सिमिलरली अगर मैं पहले वाले सेट की भी बातें करूं, ये रहे, ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कैसे चलेगा, यूनियन में। अगर मेरे पास ये सेट है a, ये रहा b, ठीक है, तो इनके यूनियन में ये सारा सेट जाएगा, यूनियन में ये सारा सेट ही जाएगा। और इंटरसेक्शन की अगर मैं बातें करूं, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, अगर ये मेरा a, ये मेरा b, ये मेरा u, यहाँ पे a था, b था, यहाँ पे u, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना सा काम, ये वाला पोर्शन छोटा सा जो दोनों का कॉमन है, कॉमन पोर्शन ही क्या आएगा, वेन डायग्राम के थ्रू ये इंटरसेक्शन वाला, ये यूनियन वाला, ऐसे नॉर्मल स्क्वायर शेप वाला। ठीक है जी, और सिमिलरली और इधर पड़ा है अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। और सिमिलरली अगर दो सेट में से मैंने माइनस करना हो, ए में से क्या माइनस करना हो, बी, तो a में से b का माइनस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसके लिए x क्या होना चाहिए, a में तो होना चाहिए, एंड x डू नॉट बिलोंग्स टू b। इसके लिए बेसिक डेफिनेशन है कि a माइनस बी का मीनिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट इसमें दिखना चाहता है तो वो अकेले a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। डायग्रामेटिकली अगर इसकी बातें करूं तो अगर ये a है, अगर ये b है, तो b की बाउंड्री यहां तक है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, तो b की बाउंड्री यहां तक है, तो x सिर्फ a में होना चाहिए, तो a में से सिर्फ मैं क्या माइनस कर दूंगा, कॉमन पोर्शन माइनस कर दूंगा, a में से सिर्फ क्या माइनस कर दूंगा, कॉमन। इस चीज को ऐसे भी लिख देता है, a माइनस इंटरसेक्शन कर दूंगा भाई b के एलिमेंट, a में से वो एलिमेंट हटा दूंगा जो दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, तो ये वाले एलिमेंट मैं हटा दूंगा a में से, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी। सिमिलरली b माइनस ए भी वैसे डिफाइन हो जाएगा, b माइनस ए में ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन आ जाएगा b माइनस ए में, ये वाला पोर्शन किस में आएगा, b माइनस ए में। तो इस तरीके से इसका अलजेब्रा काम करता है भाई कि a माइनस बी, बी माइनस ए को ऐसे डिफाइन किया जाता है वाई यूजिंग वेन डायग्राम। क्लियर है जी। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि वो मुझे कह देगा कि यू सेट दे दिया 1 2 3 अप टू 12, दूसरी चीज़ सीधा सीधा पूछेगा भाई ए सेट आपको दे दिया 1 2 3, बी सेट दे दिया 2 4 6, ठीक है, सी सेट मानना मान लो, वो पहले ए माइनस बी पूछेगा, फिर बी माइनस ए, ठीक है जी, बी माइनस ए यूनियन बी, ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे मांग सकता है। ठीक है, हालांकि इतने इजी कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं आते हैं, कंपटीशन के लेवल में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे अब प्रीवियस ईयर वाले पहले सॉल्व करेंगे, पहले सिर्फ थ्योरी है कि a माइनस बी, ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दूंगा जो सिर्फ b के साथ कॉमन, a के साथ कॉमन है b में, तो a के साथ कॉमन 1 2 3 में सिर्फ 2 कॉमन है, तो आंसर आएगा 1 3। सिमिलरली b माइनस ए के अकॉर्डिंग b में से वो वाले a हटा दूंगा एलिमेंट जो a में है, a में तो सिर्फ 2 है, तो ये भी हटाया, तो एलिमेंट क्या आया 4 6, और a यूनियन b का मीनिंग a और b का यूनियन, और 2 आएगा रिपीटेशन में, लेकिन रिपीटेशन में लिखा नहीं जाता,
1 2 3 और आखिरी एलिमेंट 6। ठीक है जी, 4 और 6। और इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन तो पहले से ही दिख रहा है जी, सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस का सिस्टम काम करता है। क्लियर है जी। तो ये अगर u दे दिया, a दे दिया, b दे दिया, आपसे a का कॉम्प्लीमेंट भी मांग सकता है, a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u में से a माइनस कर दो, u में से 1 माइनस किया तो 5 6 यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा एलिमेंट 12 तक। और b का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6, 2 4 6 हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5, फिर 7 8 9 10 11 और 12। ये क्या आ गया मेरा b कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से सेट को डिफाइन किया जाता है, सेट के पार्ट्स किए जाते हैं, सेट में अलग अलग तरीके से उसका इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ऐसे ढूंढा जाता है। क्लियर है जी, ओके है। और इस कॉम्प्लीमेंट को कभी कभार ऐसे भी शो कर देता है, ए डैश, कहाँ से, ए डैश से। और अपने पास एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी, इसे वेरीफाई भी कर सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल लेके, कि अगर मैं ए यूनियन बी उठाऊं, बाद में उनका डैश करूं, डैश का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट, तो वो सेम चीज आएगी, किसके बराबर, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन से क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन से क्या बन जाएगा, वो यूनियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनियन। अगर चाहो तो आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर एग्जांपल लेके प्रूव कर लो, तब भी हो जाएगा। ये पीछे वाला एग्जांपल दे ही रखा है, चाहे ऐसे कर लो, ए यूनियन बी था, ए इंटरसेक्शन बी कर रखा था, आप चाहे इसके ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, वो सेम टू सेम ये रूल फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप यूनियन निकाल चुके हैं। इंटरसेक्शन भी सिर्फ 2 आया, तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 छोड़ देगा यूनियन में से, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से 2 छोड़ देगा, बाकी सारे एलिमेंट। और यहाँ भी सेम चीज आएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो, सेम टू सेम वही सेट आएगा जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करने पे आया। तो क्लियर है जी। इस तरीके से अपनी सेट की बेसिक बातें क्लियर हो कंप्लीट हो जाती हैं जी। सेट में अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया, सबसेट, पावर सेट, और इसके एक बेसिक से लॉ पढ़ लिया, और इसी के बेसिस पे एक एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी होती है, एप्लीकेशन ऑन बेसिस ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है जी, ठीक है। हालांकि इसे आप फॉर्मूले से कम, लेकिन आप वेन डायग्राम के थ्रू इसे ज़्यादा करेंगे कि कोई भी 2 सेट हैं, उनका यूनियन हमेशा इक्वल होता है एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये हमेशा ही ट्रू होता है। वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे, किया भी आप वेन डायग्राम के थ्रू ही करेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर उन दोनों में कुछ कॉम्प्लीमेंट में ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अगर दोनों में कुछ कॉमन है, अगर दोनों में कुछ कॉमन है, तो सोच के देखो, यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन कर देना, जोड़ देना। तो ए में भी कुछ था, बी में भी कुछ था, तो मैंने एन ए और एन बी दोनों जोड़ दिए, दोनों के दोनों जोड़ दिए, लेकिन इसमें कुछ एक हिस्सा ऐसा आ गया जो दोनों में कॉमन है, ये वाला। सोच के देखो, ए में भी था, बी में भी था, तो ए की साइड से तो वो जुड़ा ही जुड़ा, लेकिन वो बी की साइड से एक्स्ट्रा जुड़ गया। वो बी की साइड से जैसे ही मैंने एन ए में एन बी जोड़ा, तो बी वाले हिस्से के थ्रू ये वाला हिस्सा दोबारा जुड़ गया। 2 बार थोड़ी ना जोड़ना है मैंने, यूनियन तो एक बार ही लिखना होता है, सिंगल, उसमें रिपीटेशन थोड़ी ना आती है। तो इसी में अगर मेरे पास 2 बार लिखा गया था ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं उसमें से 1 बार माइनस कर दूंगा, ताकि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। क्या हो जाएं जी, न्यूट्रल हो जाएंगे। और इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछता है, इसी के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल उठा लो, एग्जांपल करते हैं, लेट कर लो, (28) ऐसे लिख देते हैं,
गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, कितने पीपल है भाई? 50 पीपल हैं, उसमें से 30 तो ऐसे हैं, 30 लाइक्स टी एंड ठीक है, 40 लाइक कॉफी, 40 क्या करते हैं? लाइक कॉफी करते हैं। तो पता करो हाउ मैनी लाइक ओनली टी। तो सोच के देखो भाई, सारे के सारे 50 हैं, सारे तो 50 थे, 30 तो ऐसे आ गए जिन्हें चाय पसंद है, लेकिन 40 ऐसे आ गए जिन्हें कॉफी पसंद है। तो अगर दोनों मिलाऊं ये तो 70 हो गए। ये कितने हो गए? दोनों के दोनों 70 हो गए। अगर ये दोनों के दोनों 70 हो चुके हैं, है तो टोटल 50, ये 20 फालतू कहां से आए? पक्की बात है ना, 20 में से अगर ये 30 टी वाले हैं, अगर ये 40 कॉफी वाले हैं, तो इनमें से कुछ एक ऐसे भी तो होंगे जिन्हें दोनों पसंद होंगे, मेरे जैसे, जिन्हें चाय भी पसंद है और कॉफी भी। अगर चाय और कॉफी भी पसंद है तो इसी के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं भाई। ये कोई सेट था, इसमें टी वाले को मैं टी लिख रहा हूं और कॉफी वाले को सी, ठीक है। और ये टी वाले कितने हैं भाई? सारे के सारे 30, और ये कितने हैं? 40। अगर ये 30 हैं, ये 40 हैं, तो मुझे थोड़ी ना पता है कैसे आएगा। तो मुझे तो यूनियन पता है सारे का सारा। सारे कितने हैं? ये 50, दोनों के यूनियन में कितने आएंगे? 50 ही आएंगे। दोनों के यूनियन में कितने आएंगे? 50। दोनों के यूनियन में 50 हैं, और फॉर्मूला कहता है जी Na यूनियन बी Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मीनिंग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें दोनों में साझेदारी होगी, ए में भी और बी में भी। और ए और बी की जगह मेरे पास कौन से सेट हैं भाई? टी और सी। तो उसके हिसाब से इधर 50 आया, इधर 30, इधर 40, इसे x मान लो। तो ये हो गया 50 बराबर 70 माइनस एक्स। तो x कितना आ गया? 20। x कितना आया? 20 आया, क्योंकि मुझे पता है, पक्की बात है, यहां अकेले कितने होंगे? 20 होंगे। यहां 20 जरूर हैं, कि 20 जरूर हैं ऐसे जिन्हें क्या पसंद है? टी भी पसंद है और कॉफी भी। अगर 20 ऐसे हैं जिन्हें टी पसंद थी और कॉफी भी, तो पक्का सारे तो 30 थे। तो इसका मीनिंग इनमें से 10 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ चाय पसंद है, उनका कॉफी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सेम टू सेम अगर यहाँ 40 है तो यहाँ कितने रह गए? 20। और हमसे क्या मांग रहा है जी? ओनली टी। ओनली टी का मीनिंग कि उनका सिर्फ चाय में इंटरेस्ट हो, कॉफी वालों में उनका कोई उठना बैठना ना हो। तो वो ऐसे कितने हैं भाई? 10 हुए। तो ऐसे ओनली टी वाले कितने हुए? 10 हुए। और सिमिलरली वो ये भी पूछ सकता है ओनली कॉफी वाले कितने हैं? ओनली कॉफी वाले कितने आ जाएंगे? 20। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ही वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे वही है जी, टाइम कंज्यूम होता है। वेन डायग्राम के थ्रू जल्दी से बना और साथ के साथ किया। कैसे? कि मुझे पता है 2 सेट थे, 30 है 40 है, सारे कितने थे? 50। 30 और 40 70 हो गए, यानी कि इंटरसेक्शन में 20 आए होंगे। अगर यहाँ 20 हैं तो इस साइड 10 आएंगे, इस साइड कितने आएंगे? 20। तो ये बन गया भाई। और वो मांग रहा है जी ओनली कितने? टी वाले। तो टी वाले कितने आए? 10 आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा। वो बेसिक थ्योरी से आप कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि आप बार बार एक फॉर्मूला लगाए, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर एक्स ढूंढे या इंटरसेक्शन या फिर यूनियन ढूंढे, फिर उसके बाद वो जो चीज़ मांग रहा है वो करें। क्योंकि वो सीधे सीधे ये नहीं मांगेगा कि इंटरसेक्शन में कितने हैं, वो ये कहेगा ओनली टी कितने हैं, ओनली कॉफ़ी कितने हैं। क्लियर है जी? तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक यहाँ पे रैप अप करते हैं। तो कल इसके रिगार्डिंग आप जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सेट थ्योरी के बेसिस पे, वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, और कल आप इसके क्वेश्चन लेके आएंगे जो भी प्रीवियस एग्जाम में चले हैं, तो उसके हिसाब से आप कल क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।